तो आज तारीख है 25 दिसंबर 2025। दुनिया में क्रिसमस का माहौल है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बड़ी और अहम चीजें हो रही हैं जो आने वाले सालों के लिए देश की पूरी दिशा तय करने वाली हैं। आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं बदलावों को 3 बड़े मोर्चों पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला, देश की अपनी अंदरूनी राजनीति। दूसरा, दुनिया के मंच पर भारत का बढ़ता कद। और तीसरा मोर्चा है हमारी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर भारत की कहानी को कैसे एक नया मोड़ दे रही हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मोर्चे से, यानी देश का घरेलू राजनीतिक रणक्षेत्र। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर सत्ता की बिसात कैसे बिछाई जा रही है और आने वाले चुनावों के लिए पार्टियों की रणनीतियां आखिर हैं क्या। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हाल के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब पार्टी हार्डलाइन पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर सुशासन यानी अच्छी गवर्नेंस और अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत पर ज्यादा जोर दे रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, 2026 और 2027 में होने वाले बड़े राज्य चुनावों से पहले उन शहरी और न्यूट्रल वोटरों को अपनी तरफ खींचना जो शायद अब कट्टर राजनीति से उतना नहीं जुड़ पाते। और जब चुनावी रणनीतियों की बात हो ही रही है तो पश्चिम बंगाल का सियासी मैदान इस वक्त गरमाया हुआ है। ये जो आप 5 से 10% का आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये वहाँ की राजनीति का पूरा खेल पलट सकता है। वहाँ वोटर लिस्ट में कुछ बदलाव को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। और सोचिए, सिर्फ इतना छोटा सा फेरबदल 2026 के चुनावी नतीजों को पूरी तरह से उलटने की ताकत रखता है। अच्छा, अब एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, एक राष्ट्र एक चुनाव। सरकार का तर्क है कि इससे बार बार होने वाले चुनावों का खर्च बचेगा, आचार संहिता की वजह से विकास के कामों में जो रुकावट आती है वो नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को ये डर है कि कहीं इस एक चुनाव के चक्कर में राज्यों के अपने मुद्दे राष्ट्रीय बहसों के शोर में दबकर न रह जाएं और इससे हमारे देश के संघीय ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर दक्षिण की राजनीति की तरफ देखें तो वहां भी एक नया भूचाल आया हुआ है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री ने सालों से जमी जमाई डीएमके के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विजय की नज़र खासतौर पर राज्य के युवा वोटरों पर है, और अगर वो इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में जरा भी कामयाब हो जाते हैं तो समझिए कि तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरणों में एक जबरदस्त उथल-पुथल मच सकती है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब चलिए देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं और नजर डालते हैं अपने दूसरे मोर्चे पर, यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अखाड़ा। यहाँ हम देखेंगे कि दुनिया की बड़ी शतरंज पर भारत की क्या चालें हैं और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये शब्द सुनिए, सलामी स्लाइसिंग। ये चीन की उस रणनीति को बताता है जिसमें वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर जमीन पर कब्जा करता है। सैटेलाइट इमेज से ये साफ पता चल रहा है कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर 100 से ज्यादा मॉडल गांव बसा रहा है। ये कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि आम लोगों को बसाकर धीरे धीरे बॉर्डर को बदलने की एक सोची समझी कोशिश है। अब बात करते हैं भारत कनाडा रिश्तों की, जो इस वक्त काफी पेचीदा हो गए हैं। निज्जर मामले के बाद दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक दूरी आई थी वो अब भी बनी हुई है। हाँ, ये बात और है कि पर्दे के पीछे व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। इस पूरे तनाव की जड़ें कनाडा की अपनी घरेलू राजनीति में भी हैं, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव ये है कि भारत का रुख भी बदल रहा है। अब वो डिफेंसिव नहीं बल्कि एक आक्रामक कूटनीतिक रवैये के संकेत दे रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर फिर से तेजी से काम शुरू हो गया है, और वो है IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी रास्ता है जो भारत से शुरू होकर UAE और इजराइल के रास्ते सीधा यूरोप तक जाएगा। ये चीन के बढ़ते व्यापारिक दबदबे को सीधी चुनौती देने की एक कोशिश है। मकसद साफ है, भारत को ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा मैनेजर बनाना और सामान भेजने की लागत को कम करना। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी मोर्चे पर। ये मोर्चा है तकनीक, अर्थव्यवस्था और शासन का। सच पूछिए तो यही वो बुनियाद है जिस पर किसी भी देश की असली ताकत टिकी होती है। 90%, जी हाँ 90%। आज दुनिया में बनने वाले 90% हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले ताइवान में बनते हैं। अब जरा सोचिए, चीन और ताइवान के बीच जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए ये कितनी बड़ी निर्भरता और कितना बड़ा जोखिम है। तो उस 90% की चुनौती के जवाब में भारत क्या कर रहा है, ये देखिए। 76,000 करोड़ रुपए
भारत सरकार ने देश में ही एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने और चीन पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक निर्भरता को कम करने के लिए ये भारी भरकम प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स भी है। हमें राजनीति नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। ये शब्द किसी नेता के नहीं, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के हैं। और ये तीखी टिप्पणी दिल्ली के खतरनाक वायु प्रदूषण संकट की गंभीरता को दिखाती है, जो कि शासन की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हर साल जब AQI 450 के पार जाता है तो ये एक आपदा बन जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की ये बात बताती है कि हालात कितने गंभीर हैं। अब एक और बड़ी दुविधा की बात करते हैं। नए डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत AI को रेगुलेट करने को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद डीप फेक और फर्जी खबरों को रोकना है। वहीं जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं इन नियमों का इस्तेमाल राजनीतिक कटाक्ष या सरकार से असहमति जताने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। तो हमने इन 3 अलग-अलग मोर्चों को देखा: घरेलू राजनीति, वैश्विक रिश्ते और तकनीक। लेकिन असल बात ये है कि ये तीनों मोर्चे अलग हैं ही नहीं, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप इन्हें एक मशीन के उन पुर्जों की तरह समझ सकते हैं जो दिखते तो अलग-अलग हैं, पर मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर हम सेमीकंडक्टर के दौड़ में जीतते हैं तो ये हमें दुनिया के मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। ठीक वैसे ही जब देश के अंदर एक स्थिर राजनीतिक माहौल होता है, तभी हम दुनिया के सामने अपनी बात दमदारी से रख पाते हैं। तो ये तीनों ताकतें मिलकर ही भारत का अगला अध्याय लिख रही हैं। तो सवाल आखिर में यही बचता है, जब ये घरेलू, वैश्विक और तकनीकी ताकतें आपस में टकराएंगी और मिलेंगी, तो इनमें से कौन सी शक्ति भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? इसी सवाल के जवाब पर भारत की आने वाली कहानी टिकी है, और इस पर हम सबको नजर बनाए रखनी होगी।